हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में कंपटीशन की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो एक बार सभी बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस बेहतरीन क्लास में जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चों ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जन्म के समय अंडाणु होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जन्म के समय अंडाणु क्या होते हैं? ओगोनिया होते हैं, प्राथमिक oocyte होते हैं और द्वितीयक oocyte होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि अंडा होते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन डेली की ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाई देता है। अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास करना है। एक दो बार गलत हो जाए कोई बात नहीं, हमें एक कारवा ऐसा आ जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन को देखते ही सीधा ऑप्शन के पास में पहुंचेंगे और करेक्ट आंसर पर आप टिक मार्क कर देंगे। तो बच्चा आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जन्म के समय अंडाणु होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ओगोनिया होते हैं, सेकंड में कह रहा है प्राथमिक oocyte जिसको प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, और 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि द्वितीयक oocyte जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एग यानी अंडा होता है। बिल्कुल आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का जो निर्धारित समय है वो 5 से 10 सेकंड का बच्चा। इसके इसी समय में आपको सोचना भी है, समझना भी है और आंसर भी देना है। तो जन्म के समय अंडाणु क्या होते हैं? तो बच्चों याद रखना है, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? प्राइमरी oocyte हो जाएगा। प्राथमिक oocyte जो होता है वो जन्म के समय अंडाणु होते हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक प्राथमिक शुक्र कोशिका, ध्यान देना, एक प्राइमरी स्पर्म सेल की बात कर रहा है, से कितने शुक्राणु बनते हैं। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 4 बनते हैं, 2 में 3 और 3 में 2 और 4 में 1। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है, सरल होने के साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी है बच्चा। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीजिए करेक्ट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। इसमें क्या सही राइट करने वाले हैं आप? क्या सही ऑप्शन चूज करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा इसका 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि 10 ओगोनिया से, ध्यान देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 ओगोनिया से 10 प्राथमिक oocyte बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनती हैं। तो अंड जनन के पूर्ण होने पर जब oogenesis की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी बच्चा, तो कितने अंडाणु बनेंगे? यानी ओवेम के कितने का निर्माण होगा? एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। 10 ओगोनिया सेल से 10 प्राइमरी oocyte बनती हैं। अंड जनन के कंप्लीट हो जाने पर कितने अंडाणु का निर्माण होगा? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 5, 2 में कह रहा है 10, 3 में कह रहा है 20 और 4 में कह रहा है 40। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार और समझदारी भरा क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का हल आप निकाल पाएंगे। 10 ओगोनिया सेल से 10 प्राइमरी oocyte बनती हैं, तो अंड जनन के कंप्लीट होने पर कितने अंडाणु का निर्माण होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 10 अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य की मादा के अंडाशय में अधिकतम संख्या में कितने प्राइमरी oocyte मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन इस चैप्टर से शामिल किए गए हैं। हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। क्या कहना चाहता है कि मनुष्य की मादा के अंडाशय में अधिकतम संख्या में प्राइमरी oocyte मिलेंगी। देखो क्या कब मिलेंगी ऐसे पूछ रहा है अगला। पहला ऑप्शन क्या कहना चाहता है? मिनोपोज पर मिलेंगी, वयस्क अवस्था में मिलेंगी, जन्म के समय मिलेंगी, यौवनारंभ के समय मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है कि मनुष्य की मादा के अंडाशय में अधिकतम संख्या में प्राइमरी oocyte मिलेंगी। कब मिलेंगी? मिनोपोज में मिलेंगी, वयस्क अवस्था में मिलेंगी, जन्म के समय मिलेंगी, यौवनारंभ के समय मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आपको याद रखना है कि इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जन्म के समय सर्वाधिक मात्रा में ओगोनिया मिलती हैं। देखो जन्म के बाद में न तो ओगोनिया का निर्माण होता है और न ओगोनिया एडेड होती है। यानी
महिला के अंदर क्या होता है, अंडाशय में जन्म के समय ही किसका निर्माण हो जाता है, oogonia का निर्माण हो जाता है। जन्म के समय आपको दिखाई देगी अधिकतम संख्या में 80,000 के करीब संख्या इसमें दिखाई देती है और यौनारंभ तक पहुंचते पहुंचते 20,000 oogonia शेष रह जाती है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना बात को। अब बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त वाहिनियों का संकुचन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन सा हार्मोन है इनमें से जो रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। ANF, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ADH हार्मोन और ACTH हार्मोन। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ANF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसको कहते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आलिंदीय नेट्रीयूरेटिक कारक के नाम से जिसको जाना जाता है। एल्डोस्टेरोन हो गया। फिर ADH के बारे में बात कर रहे हैं, तो ADH की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना कि ADH का फुल फॉर्म क्या होता है। और नीचे दे रखा है ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको कहा जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से ये ढूंढना है कि कौन सा हार्मोन रुधिर वाहिनियों का संकुचन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ADH। और ADH की फुल फॉर्म का मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट में कौन कौन बच्चा सही सही आंसर इसका फुल फॉर्म लिखता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की, और 6 नंबर क्वेश्चन भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है ये कि मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को कौन बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ANF, ADH, ACTH, एल्डोस्टेरोन। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाने वाला इनमें से कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, ANF हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, आलिंदीय नेट्रीयूरेटिक कारक के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की, और ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मूत्र में कीटोन काय, देखो कीटोन काय है ये, कार्योनिक कीटोन काय की उपस्थिति किसके लक्षण है। डायबिटीज इंसिपिड्स के हैं, डायबिटीज मेलिटस के हैं, भूख हड़ताल के हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है बच्चा 2 नंबर और 3 नंबर दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं, मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति किसका लक्षण माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आज 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह क्वेश्चन भी बच्चों 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निष्कासन लार के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, कुछ विद्यार्थियों के सामने आया भी नहीं होगा, उनके लिए एक नया क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट हम जानते हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। लार के द्वारा कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यूरिया, क्रिएटिनिन, TMAO, और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का कौन कौन आंसर दे सकता है, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, किस किस का पढ़ा हुआ आज से पहले ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किसके द्वारा किया जाता है, सेलाइवा के द्वारा किया जाता है, लार के द्वारा किया जाता है। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11th एनसीईआरटी 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था किडनी खराब होने के कारण से उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यथासंभव सभी सही समय पर दे देंगे। देखो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो किडनी खराब होने पर उत्पन्न होती है। पहला क्या कह रहा है बच्चों, पाईयूरिया, यूरेमिया, कीटोन्यूरिया, पोलीयूरिया। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, पाईयूरिया, यूरेमिया, कीटोन्यूरिया या फिर पोलीयूरिया। बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का सही सटीक ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों याद रखना, इन्फेक्शन होने के कारण से, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन होने के कारण से, चोट लगने के कारण से किडनी खराब हो जाती है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार दिखाई दे रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। क्या कहता है बच्चों, युग्मक जनन की कौन सी अवस्था में मियोसिस पाया जाता है।
पहले तो सभी बच्चों के द्वारा कमेंट में आना चाहिए कि मियोसिस जो है किस विभाजन का अंग्रेजी शब्द है, अर्धसूत्री का है या फिर समसूत्री का है। बिल्कुल। अब देखो ऑप्शन पर चलते हैं। वर्धी प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर देना है कि गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की कौन सी स्टेज के अंदर मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बच्चों। परिपक्वन प्रावस्था के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पाया जाता है। बिल्कुल। और 2n कोशिका n में बदल जाती है, डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड सेल के अंदर बदल जाती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अंडोत्सर्ग हार्मोन किसको कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है कि ओवुलेशन हार्मोन कौन सा है। एफएसएच हार्मोन है, आईसीएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया बच्चों, इंटेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया यानी अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन हो गया, लीडिंग एलएच का मतलब क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, और 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैं करेक्ट मान लूं जो ओवुलेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। देखो मासिक चक्कर के दौरान 14 डेज के अंदर एलएच हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर होता है बच्चों, जिसको किसके नाम से जानते हैं, एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स की कॉपी में अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है। अंडोत्सर्ग के लिए किस हार्मोन को उत्तरदायी माना जाता है, एलएच हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, एलएच सर्ज जिसको कहा जाता है 14 डेज यानी 14वें दिन ये अपनी उच्चतम सीमा के ऊपर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मानेंगे, 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट मान लेंगे। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन की। यदि मासिक चक्कर 30 दिन का हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सोच समझ करके आंसर देना है। यदि मासिक चक्कर 30 दिन का हो और प्रथम दिन से शुरुआत हो तब अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा। देखो क्या कह रहा है, 14 डेज, 18 डेज या फिर 30 डेज या फिर 16वें दिन, 16 डेज में दिन। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए 12 नंबर क्वेश्चन का। ए ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन नंबर होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा, 4 नंबर ऑप्शन होगा। क्या मानो इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल 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 वेट कर रहा हूं आंसर का। हाँ ध्यान रखना है, इसके अंदर आप कहीं कंफ्यूज होकर के 14वें दिन नहीं करेंगे, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 16वें दिन माना जाएगा अंडोत्सर्ग। वैसे हम जानते हैं कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो कौन से डेज में होता है, 14 डेज में होता है ना, यानी 14वें दिन होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें टाइम पीरियड जो है वो चेंज कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपको 4 नंबर ऑप्शन सही करना होगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं, क्या कह रहा है अगला 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर, गर्भधारण के समय देखो क्या बताना चाहता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रेरित होता है, अंडोत्सर्ग संदमित हो जाता है, अंडाशय का नष्ट हो जाना होता है, अंडे व शुक्राणु के केंद्रकों का संलीन संदमित हो जाता है। दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें सही ऑप्शन क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सभी को ध्यान रखना है कि गर्भधारण के समय अंडोत्सर्ग संदमित रहता है, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि 45 वर्ष की आयु के बाद में स्त्रियों में रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है वो डिजनरेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के नाम से जाना जाता है, एजिंग के नाम से जाना जाता है, मिनोपोज के नाम से जाना जाता है, मिनार्क या मेनार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर के पास में जाऊंगा। इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहना चाहता है, प्रोन का उत्सर्जन अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सबसे पहले आंसर देता है। ग्रीन ग्लैंड होती है, मेलपी की काय होती है, नलिका होती है, किडनी होती है, या फिर नेफ्रिडिया होता है। 4 ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रोन का उत्सर्जी अंग क्या है। देखो प्रोन, याद करो प्रोन के बारे में, और करेक्ट आंसर देना आपको प्रोन के बारे में। चलो बच्चों बात करते हैं, आपको कमेंट में बताना कि प्रोन का दूसरा नाम क्या होता है। एक तो कमेंट में ये आना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन ग्लैंड जो होती हैं, हरित ग्रंथियां जो होती हैं, प्रोन का उत्सर्जी अंग मानी जाती हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रोन जो होता है उसका दूसरा नाम है क्या होता है, क्योंकि ये मैं पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं।
अब देखो बात करते हैं 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक बार फिर से 16 नंबर आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स क्या कहना चाहता है, वृक्क में पथरी किससे बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है वो उसके बनने का कारण क्या होता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सभी बच्चों के द्वारा आंसर आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल के कारण से बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से बनती है, यूरिया के कारण से बनती है, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कारण से बनती है। दीजिए करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या चूज करने वाले हैं? किडनी के अंदर जब स्टोन बनता है तो वो किसके कारण से बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर आएगा इसके अंदर। जी हाँ, याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है बच्चों, देखो इसको एक विद डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किडनी के टीएस कार्ड की बात करते हैं तो देखो ये वाला जो भाग है, हाइलम वाला भाग, यहाँ से मूत्र वाहिनी निकलती है और ये जो चौड़ा प्याला होता है इसको किसके नाम से जानते हैं? पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो ये पेल्विस वाला जो भाग होता है यहाँ पर आकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से स्टोन बन जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाहता है कि गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ करके इसको आंसर देना है। क्या कहना चाहता है, गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर किन परतों से निस्पंदन करता है? देखो गुच्छ को रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला, इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली, या फिर क्या कहता है उपरोक्त सभी। गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर किन परतों से निस्पंदन करता है? तो सिंपल सी बात है, ये तीनों ही भाग लेंगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अवशोषण निष्क्रिय रूप में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनएक्टिव फेज के रूप में कौन से पदार्थ का अब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज का होगा, एमिनो अम्ल का होगा, सोडियम का होगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट का होगा। 4 ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इनमें से किस पदार्थ का निष्क्रिय प्रवाह के रूप में क्या होता है? अवशोषण होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन चूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर किस पदार्थ का अवशोषण निष्क्रिय प्रवाह के रूप में होता है? हिंट बता देता हूं, जिसका पूर्णतः अवशोषण पीसीटी के अंदर हो जाता है बच्चों। बिल्कुल, तो याद रखना ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के अलावा कोई ऑप्शन और आ जाए तो आपको याद रखना है एमिनो एसिड का। किसका हो जाता है? एमिनो एसिड का। और एक ऑप्शन और याद रख लेना, फैटी एसिड का। यानी ग्लूकोज एमिनो अम्ल वसीय अम्ल का पीसीटी के अंदर पुनः अवशोषण निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा होता है। अब देखो हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में कौन वलकुट में उच्च अंतराकाशी तरल की प्रासन्नता के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ करके आंसर देना है। क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन वलकुट में उच्च अंतराकाशी तरल की प्रासन्नता के नियमन हेतु उपयोगी है? हेनले का लूप, डीसीटी, पीसीटी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 19 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, समझ कर के आंसर देना है। अंतराकाशी तरल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। जब कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है पीसीटी डीसीटी हिलने के लूप में, तो वापिस भी कुछ पदार्थ अंतराकाशी प्रासन्नता को बनाए रखने के लिए पीसीटी डीसीटी हिलने के लूप में छोड़े जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह काम करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लूप ऑफ हेनले होता है, हेनले का लूप होता है। अब देखो हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। पहली बार सुना हुआ क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा होगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले सुन लिया ये, तो उनका करेक्ट आंसर बनाना चाहिए। किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन की दृष्टि से तो रामबाण साबित होने वाला प्रश्न है बच्चों। बहुत ही सोच समझ करके मैंने आज की इस पीडीएफ के अंदर 20 नंबर क्वेश्चन में इसको शामिल किया है कि किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है गेस्ट्रिन, दूसरे में कह रहा है इरिथ्रोपोइटिन, और तीसरे में कह रहा है सिक्रीटिन, और चौथे में कह रहा है एल्डोस्टेरोन। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी, मैं कुछ समय के लिए यहां पर वेट करूंगा, कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन के सटीक आंसर तक पहुंच गया। किडनी के द्वारा रिलीज हार्मोन कौन सा होता है? बच्चों एक बार फिर से ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूं, गेस्ट्रिन हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, सिक्रीटिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
दीजिए करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। चलो चलते हैं आंसर की ओर। नहीं समझ में आया तो अच्छी तरीके से नोट्स की बुक में डालना है इसको, और भूल मत जाना इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो किडनी के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। बच्चों थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त बताना चाहता हूँ, ये जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है ये प्रथम खोजा गया हार्मोन है। याद रख लोगे, सिक्रेटिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, प्रथम खोजा गया हार्मोन है, प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन। और किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्या होगा अपने पास में इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन का सार संग्रह 11th और 12th एनसीईआरटी से लिया गया। 11th का टॉपिक था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, और 12th का टॉपिक था अपना मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कितने बच्चों के 20 क्वेश्चन में से 15 से ऊपर ठीक 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 हो गए, यानी राइट हो गए, वो कमेंट में बताएंगे। और जिन विद्यार्थियों के कम हुए हैं तो उनको भी कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में टॉप 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिले। इसी प्रकार की ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों काम ये करना है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करना है, ताकि उन विद्यार्थियों तक अपनी क्लास पहुंचे जो बायोलॉजी की बहुत सारी जानकारी से वो वंचित है। तो हर प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।